हेलो। आवाज़ आ रही है सभी को? तो गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम विंडो टू जेई एडवांस जो है डिस्कस करेंगे एटॉमिक का। विंडो टू जेई एडवांस वाला पार्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। थोड़ा वेट कर लेते देन स्टार्ट करते हैं।
तो चलो स्टार्ट करते हैं। यस हार्दिक, एडवांस बैच के लिए ही है, विंडो 2J एडवांस। तो सबसे पहले विंडो 2J एडवांस में हम लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाला पार्ट। सुमेध वो भी करा देंगे, टेंशन ना लो। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला पार्ट है, पहले जो सिंगल चॉइस वाला है वो लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 में क्वेश्चन नंबर 1 जो है, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट ऑन स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल शोड फॉर द फर्स्ट टाइम दैट द एटम हैज ऑब्वियसली न्यूक्लियस। ठीक है, रदरफोर्ड ने सबसे पहले बताया था न्यूक्लियस के बारे में, तो फर्स्ट में क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, एनी पी ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट अप टू। तो देखो पी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, पी ऑर्बिटल से क्या कोई भी ऑर्बिटल हो, किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं बताओ, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और दोनों के दोनों जो है वो क्या होंगे, अपोजिट स्पिन के होंगे। ठीक है, एन ऑर्बिटल कैन ऑक्यूपाई मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, एक ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ एन एटम इज रिलेटेड टू। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब एन। एन क्या बताता है हमें, एन ऑब्वियसली साइज के बारे में बताता है। ओके, एन किसके बारे में बताता है, एन साइज के बारे में बताता है। तो थर्ड में क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। देन फोर्थ में क्या है, रदरफोर्ड्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इज रिलेटेड टू द साइज ऑफ द। ऑब्वियसली रदरफोर्ड ने क्या बताया था, साइज ऑफ न्यूक्लियस बताया था। ठीक है, तो फोर्थ में ए आ जाएगा। सो डायरेक्ट ये थ्योरी बेस्ड है, जो हमने थ्योरी में बताया था उसी पर बेस्ड है डायरेक्टली। देन क्वेश्चन नंबर 4 के बाद नेक्स्ट है 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में द इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो ये हमने ऑलरेडी वैसे फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव में भी कराया है ये वाला पार्ट। द इंक्रीजिंग ऑर्डर लोएस्ट फर्स्ट फॉर द वैल्यू ऑफ ई बाई एम फॉर द इलेक्ट्रॉन ई सी एंड अल्फा पार्टिकल। ठीक है, तो ई बाई एम का वैल्यू बताना है, या ई बाई एम का रेशियो बताना है क्या होगा। तो देखो, अगर हम बात करेंगे, तो नाउ देखो, ई बाई एम जो है, नाउ सबसे कम ई जो है वो किसका रहेगा, न्यूट्रॉन का है। ऑब्वियसली यहाँ पर मैग्नीट्यूड की बात हो रही है जस्ट। ठीक है, तो सबसे कम हमारे पास न्यूट्रॉन का होगा। न्यूट्रॉन का ई क्या है, एम ई ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, 0। ठीक है, इसके अलावा ई ऑफ प्रोटॉन एंड ई ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या सेम है, लेकिन मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या है, ज्यादा है। ओके, मास ऑफ प्रोटॉन जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या है, ज्यादा है। तो सबसे कम ई बाई एम किसका आएगा, ऑब्वियसली न्यूट्रॉन का आ जाएगा।
फिर ई बाई एम जो है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में देखेंगे तो किसका ज्यादा होगा? देखो दोनों का ई क्या है, सेम है ना, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन दोनों का ई सेम है, लेकिन मास प्रोटॉन का ज्यादा हो गया तो उसका ई बाई एम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। इसके अलावा अगर हम अल्फा पार्टिकल की बात करते हैं, अल्फा पार्टिकल जो है हीलियम न्यूक्लियस होता है। अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट हीलियम न्यूक्लियस। तो हीलियम न्यूक्लियस पे क्या होते हैं, दो प्रोटॉन होते हैं एंड दो न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रॉन का तो कोई चार्ज है नहीं, प्रोटॉन का ही चार्ज है। तो ई ऑफ अल्फा जो है ना, इट इज 2 टाइम्स ऑफ ई ऑफ पी। इसके अलावा इसका जो मास है ये 4 टाइम्स होगा। मास ऑफ अल्फा जो है ये क्या होगा, इट इज मास ऑफ 4 टाइम्स ऑफ पी। सो ई ऑफ अल्फा डिवाइड बाय ई ऑफ सॉरी एम ऑफ अल्फा जो है ये क्या हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, 2 टाइम्स ऑफ ई ऑफ पी डिवाइड बाय 4 टाइम्स ऑफ एम ऑफ पी, मतलब हाफ टाइम्स ऑफ ई ऑफ पी बाय एम ऑफ पी, ठीक है। सो अल्फा पार्टिकल जो है इसका चार्ज बाय मास जो है प्रोटॉन का क्या है, आधा है। समझ आया? तो अब देखो कंपेयर कर लो सभी को। तो क्या आना चाहिए अभी बताओ, ई बाई एम का ऑर्डर क्या आना चाहिए? तो सबसे कम ऑब्वियसली आएगा न्यूट्रॉन का, ठीक है। इसके बाद अगर हम इलेक्ट्रॉन और किसमें देखें, प्रोटॉन में देखें, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में सबसे ज्यादा किसका है, इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। देन इसके बाद प्रोटॉन और अल्फा में देखो, प्रोटॉन और अल्फा में देखेंगे तो किसका ज्यादा है, ऑब्वियसली अल्फा का कम हो गया और प्रोटॉन का ज्यादा हो गया। ओके, तो हमारे पास ऐसा रहेगा ई बाय एम का रेशियो का ऑर्डर। ओके, so this is question number 5. Now question number 6. Correct set of 4 quantum number for the valence और outermost electron of rubidium, जिसका Z क्या है, 37। तो Z 37 है। तो यहाँ पर जब हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ये आता है 1s2 2s2 2p6 then 3s2 then 3p6 then 4s2 then 3d10 then 4p6। देखो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 36 हो गए क्या, 36 हो गए। देन इसके बाद 4p के बाद जाता है 5s1। तो 5s वाले का अपने पास क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यही है ना, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन फिफ्थ ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है। तो इसका एन क्या है, इसका एन है 5। एल क्या होगा, ऑब्वियसली एल 0 होता है, एस के लिए होता है कि नहीं होता, ओके, एल 0 होगा। इसके अलावा एस के लिए एम भी क्या होता है, 0 होता है। और एस जो है वो कुछ भी हो सकता है, या तो माइनस हाफ होगा या फिर प्लस हाफ होगा, उसके बारे में हम कुछ बोल नहीं सकते। तो कौन सा मैच किया, कौन सा मैच कर रहा है, ए ऑप्शन मैच कर रहा है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7। Which electronic level would allow the hydrogen atom to absorb a photon but not to emit a photon? देखो, फोटोन एब्जॉर्ब होगा बट एमिट नहीं होगा। एमिट कब नहीं होगा, जब वो नीचे जंप नहीं कर सकता। ओके, सो यार 1s से नीचे तो इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं सकता ना। 1s जो है इज लोवेस्ट एनर्जी लेवल। वन एस जो है वो क्या है, लोवेस्ट एनर्जी लेवल है ना, उससे नीचे तो जा ही नहीं सकता इलेक्ट्रॉन जंप करके। ओके, इसका मतलब क्या है,
कि इलेक्ट्रॉन जो है वो 1s से नीचे जंप नहीं करेगा तो फोटोन भी एमिट नहीं करेगा। ठीक है, वो फोटोन एब्जॉर्ब कर सकता है बट एमिट नहीं कर सकता। ओके, तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, ये फोटोन एब्जॉर्ब कर सकता है बट एमिट नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि लोएस्ट एनर्जी लेवल में इससे हायर ऑर्बिट में जंप करके जा सकता है, हायर एनर्जी लेवल में जा सकता है। ठीक है, लेकिन 1s से नीचे कोई ऑर्बिट है ही नहीं, या कोई ऑर्बिटल है ही नहीं एनर्जी में। ठीक है, तो इसलिए वो एनर्जी क्या कर सकता है? एब्जॉर्ब कर सकता है, बट ये एमिट नहीं कर सकता। लक्ष्मी, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स मतलब सेम एनर्जी के ऑर्बिटल। तो एफ के जितने भी ऑर्बिटल होते हैं सब सेम एनर्जी के होते हैं। ठीक है, तो एफ में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 14 आ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8, बोर्स मॉडल कैन एक्सप्लेन। तो बोर्स मॉडल जो है क्या करता है? द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम ओनली, द स्पेक्ट्रम ऑफ एटम और आयन कंटेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन ओनली, द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, द सोलर स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन लाइक की बात करते हैं ना, या यूनि इलेक्ट्रॉनिक की बात करते हैं? ओके, तो यूनि इलेक्ट्रॉनिक की बात करते हैं तो आंसर क्या आना चाहिए? यूनि इलेक्ट्रॉनिक में हाइड्रोजन भी आ गया और उसकी वजह से और भी आ गए, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 9, द रेडियस ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। तो ये मतलब याद रखना है। क्या होता है रेडियस? 10⁻⁻15 मीटर और 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। ठीक है, न्यूक्लियस का ये होता है साइज। तो कौन सा करेक्ट होगा? बी ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 10, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मैक्सिमम वेवलेंथ। तो ये हमने तुम्हें बताया है, एक ऑर्डर तुम्हें याद रखना है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का। तो कॉस्मिक रे जो है, कॉस्मिक रे का अच्छा यहाँ पर ठीक है, तो कॉस्मिक रे जो है उसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होता है एंड मिनिमम वेवलेंथ होता है। ठीक है, इसके अलावा रेडियो वेव जो है इसका मिनिमम फ्रीक्वेंसी होता है एंड मैक्सिमम वेवलेंथ। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? रेडियो वेव। देन क्वेश्चन नंबर 11, Rutherford's alpha particle scattering experiment eventually led to mass and energy are related. Electrons occupy space around the nucleus. Neutrons are buried deep in the nucleus. The point of the impact with matter can be precisely determined. तो क्या होगा इसमें? नो सालिक, यूवी इज नॉट कॉस्मिक रे। यूवी रे जो है वो कॉस्मिक रे नहीं है। कॉस्मिक अलग है, यूवी अलग है। ओके, ओके वंश जल्दी देखो।
हो गया? ओके, सो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? तो रदरफोर्ड का मॉडल जो है वो क्या बताता है? तो ऑब्वियसली मास एंड एनर्जी रिलेटेड इसका कुछ नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। तो बेसिकली वो बोलना चाहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में ना रह के न्यूक्लियस के अराउंड रहता है। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑब्वियसली करेक्ट है। इलेक्ट्रॉन जो अराउंड न्यूक्लियस रिवॉल्व करता है। ओके, नाउ न्यूट्रॉन्स आर वेरी डीप इन द न्यूक्लियस। तो ये तुम्हें करेक्ट लगेगा, बट ये करेक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि ऐसा थोड़ी कि बहुत न्यूक्लियस के बहुत अंदर रहेगा न्यूट्रॉन, ऐसा नहीं। न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन रहेगा। ओके, ये तो एक तरह से ऐसा बोल रहा है कि न्यूक्लियस के भी बहुत अंदर है न्यूट्रॉन, बट ऐसा नहीं है। न्यूक्लियस में हमारे पास क्या होगा? न्यूट्रॉन होगा। ओके, तो बी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, which one of the following set of quantum number represents an impossible arrangement? तो देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो सी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। क्यों सी ऑप्शन क्यों रॉन्ग हो गया? क्योंकि अगर हम एन को 3 लेंगे तो एल क्या है? एल जो है 0 से 2 तक जा सकता है। ठीक है, तो ये तो करेक्ट है। लेकिन अगर एल को हमने 2 ले लिया तो एम की वैल्यू क्या रहेगी? -2 से +2 रहेगी। ठीक है, लेकिन वहां पर देखो उन्होंने +3 दी हुई। ओके, एल इज इक्वल टू 2 दिया है और एम इज इक्वल टू क्या दिया? एम की वैल्यू -3 दी हुई। दैट्स व्हाई सी ऑप्शन जो है यहाँ पर क्या हो गया है? रॉन्ग हो गया। क्लियर है? देन क्वेश्चन नंबर 13, the ratio of energy of photon of 2000 angstrom wavelength and radiation to the 4000 angstrom radiation। तो देखो तुम्हें पता है कि एनर्जी जो है वो क्या है? इट इज एच सी बाई लेमडा। तो एनर्जी का जो रेशियो है E1/E2 क्या हो जाएगा? एच सी से एच सी कैंसिल आउट हो गया ना। सो E1/E2 क्या आएगा? λ2/λ1। तो λ2/λ1 क्या हो गया? 4000 डिवाइड बाय 2000, दैट इज 2। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। So this was question number 13. Now question number 14. The wavelength of a spectral line for electronic transition is inversely related to. तो वेवलेंथ की बात हो रही है। ऑब्वियसली सी ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि डेल्टा ई दैट इज एनर्जी डिफरेंस, इट इज इक्वल टू क्या होता है? एच सी बाय लैम्डा। ओके, so difference in the energy of the energy level involved in the transition। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक्चुअली इसमें बी भी आ सकता है। वैसे न्यूक्लियर चार्ज मतलब कि एटॉमिक नंबर की बात हो रही है, तो वो भी आ सकता है, बट मोर अप्रोप्रिएट अपने पास यहाँ पर क्या रहेगा? सी रहेगा। बी क्यों आ सकता है? क्योंकि हमारे पास ये जो डेल्टा ई है इसमें जेड तो आ ही रहा है ना। डेल्टा ई में क्या आ रहा है? जेड आ रहा है। ठीक है, तो मोर अप्रोप्रिएट यहाँ पर क्या है? सी है, क्योंकि डेल्टा ई में ऑलरेडी जेड आ ही रहा है। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 15। यह सुमेध, अगर यहाँ पर मोर देन वन होता तो मैं ऑब्वियसली यहाँ पर बी को भी कर देता, बट बी से ज्यादा मोर अप्रोप्रिएट क्या है? यहाँ पर सी है। मोर देन वन नहीं है, सिंगल वाला है। तो बी से ज्यादा मोर अप्रोप्रिएट यहाँ पर क्या है? सी। ओके, क्योंकि डेल्टा ई में जेड भी आ रहा है और एन भी आ रहा है जस्ट, लेकिन बी वाले में जस्ट जेड आ रहा है। ओके, बी वाला एन के बारे में नहीं बता रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, द ऑर्बिटल diagram in which the above principle is violated।
तो अब्बो प्रिंसिपल क्या बोलता है कि यार पहले हमारे पास लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल किया जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास एक्चुअली ये जो है इन्होंने क्या है रॉन्ग, ये रॉन्ग हो गया ना, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं आना चाहिए, पहले लोअर एनर्जी ऑर्बिटल फिल होना चाहिए। मतलब हमारे पास क्या होना चाहिए था, ये ऐसा कुछ होना चाहिए, ये करेक्ट है। ओके, तो 50th में क्या आएगा, बी आ जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 16, द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अच्छा ये तुम्हें शायद अभी तक पता नहीं होगा, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है ये होता है फ्लोरीन। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो क्या है, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इट इज 1s2 2s2 एंड 2p5। तो आउटर कॉन्फ़िगरेशन मतलब ये वाला, ठीक है, दिस इज आउटर कॉन्फ़िगरेशन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ns2 np5, मतलब सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, यस सुमेध 15th में ए वाला जो है फंड्स को वायलेट कर रहा था। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, द करेक्ट ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम। तो ये तो हमने बताई है, क्रोमियम में एक्सेप्शन होता था ना। क्रोमियम का एक्चुअली क्या होना चाहिए था, आर्गन 4s2 3d4 होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं होता था। क्या होता था, आर्गन 4s1 3d5 होता था, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 18, द करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर फॉर द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन एटम। तो क्लोरीन का क्या है कॉन्फ़िगरेशन यार, इट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p5। तो अभी 3p5 वाले का हमें बताना है कि क्या होगा। तो यार देखो n जो है वो तो 3 रहेगा, p के लिए l की वैल्यू क्या होती है 1, m जो है वो -1 से +1 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ फिक्स नहीं है। और s जो है वो या तो -½ होगा या +½ होगा। तो कौन सा मैच कर रहा है इसको, n और l से ही आंसर आ रहा होगा, तो सी ऑप्शन मैच कर रहा है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 19, which of the following does not characterize x-ray। तो एक्चुअली ये थोड़ा अपने पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री टाइप हो गया, एक्सरे गामा रे वाला। तो एक्सरे जो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो द रेडिएशन कैन आयनाइज गैसेस। अच्छा थोड़ा तुम देख सकते हो क्या, एक्सरे जो है वो क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे कोई चार्ज नहीं होता है। ओके, तो अगर इस पे कोई चार्ज नहीं है तो वो किसी को आयनाइज नहीं कर सकता। सुना आया, तो वो किसी को आयनाइज नहीं कर सकता है। डज नॉट कैरेक्टराइज, तो आयनाइज तो नहीं, द रेडिएशन कैन आयनाइज गैसेस। एक्चुअली एनर्जी का है, मतलब आयनाइजेशन हो सकता है एग्जैक्टली, क्योंकि
एनर्जी देंगे तो एनर्जी की वजह से आयनाइजेशन हो सकता है, सॉरी। वैसे चार्ज नहीं है तो उस टाइप से आयनाइजेशन नहीं होगा, बट उसका एनर्जी जरूर होता है ना। तो एनर्जी होता है तो ऑब्वियसली जैसे लाइट है ना, तो किसी भी गैस को लाइट देंगे तो जैसे हाइड्रोजन की बात कर लेते तो उससे इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है ना, तो यस आयनाइज कर सकता है, सॉरी। तो आयनाइज कर सकता है। इसके अलावा इट कॉजेज जेड टू फ्लोरेसेंस। तो जैसे मैंने तुम्हें पहले ही बताया है कि जेड पर जब कोई हाई वेलोसिटी से आपके पार्टिकल स्ट्राइक करता है तो क्या होता है, ग्लो होता है। ओके, जेड पर कोई पार्टिकल हाई वेलोसिटी से आके स्ट्राइक करेगा तो ग्लो होगा। एक्सरे क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और उसकी स्पीड क्या है 3 × 10⁸, मतलब हाई स्पीड है ना, तो ऑब्वियसली यहाँ पर ग्लो होगा। इसके अलावा डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो ऑब्वियसली ये नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्ट नहीं करेगा क्योंकि ये ईएम वेव्स है। इसके अलावा डी में क्या है वेवलेंथ शॉर्टर देन अल्ट्रावायलेट। तो अल्ट्रावायलेट और इसका अगर हम देखें तो एक्चुअली में ऑर्डर देखो क्या है हमारे पास, रेडियो वेव, देन माइक्रो, देन इंफ्रारेड, देन विजिबल, देन यूवी, देन एक्सरे, देन गामा रे। ठीक है, सो एक्चुअली ये लैम्बडा का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ये लैम्बडा का जो है वो क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ओके, तो जो एक्सरे है ऑब्वियसली हम देख सकते हैं इसका वेवलेंथ क्या है, यूवी से कम है। अल्ट्रावायलेट से इसका वेवलेंथ जो है वो क्या है, कम है। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा ऑब्वियसली सी ऑप्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट में हमारे पास है which of the following related to photons both as wave motion as a particle। तो देखो एक्चुअल में क्या है, वेव मोशन के लिए था एच न्यू, एच सी बाई लैम्बडा, और पार्टिकल के लिए था एम सी स्क्वायर। लेकिन देखो पहले पार्टिकल नेचर पता चला था, वेव नेचर जो है वो बाद में पता चला। तो दैट्स वाई करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डी हो जाएगा। ओके, ई इक्वल टू एच न्यू वाला जो है बाद में आया था, तो वहां से
हमें उसका वेव नेचर भी पता चल गया। पार्टिकल नेचर ऑलरेडी पता था, आइंस्टीन ने इक्वल टू mc स्क्वायर वाला पहले ही बता दिया था, बट hc बाय लैम्डा या h न्यू वाला जो है वो बाद में आया। दैट्स व्हाई करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। बाकी जो डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस जो है ये तुम्हें फिजिक्स में पता चलेगा कि क्या होता है कॉन्सेप्ट। नाउ 21 में द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 2s ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है यार, इज L इंटू एल प्लस वन एच अपॉन टू पाई ना। तो L क्या होता है इसके लिए, S के लिए 0 होता है ना, तो ऑब्वियसली क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो Mg2 पॉजिटिव का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इट इज Mg का था देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 था, ठीक है। तो 3s से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो ये आ गया 3s0। इसके अलावा Ti जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो Ti का होता है आर्गन 4s2 3d2, ठीक है, ये होता है। अब इससे कितने इलेक्ट्रॉन निकाले हमने, 3 निकाले। 3 कहां से जाएंगे, तो 2 तो 4s से जाएंगे, एक 3d से जाएगा। ओके, सो इट इज 4s0 3d1। तो ये हो गया Ti3 पॉजिटिव। इसके अलावा हमारे पास है V3 पॉजिटिव। तो V3 पॉजिटिव का क्या होगा, तो V का क्या होता है आर्गन 4s2 3d3। अब इससे हमें 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो 2 तो निकाल दो यार S से और एक निकाल दो D से, ठीक है। पहले फोर्थ ऑर्बिट से निकलेंगे इलेक्ट्रॉन, फिर D से 3D से निकलेंगे। तो फोर्थ ऑर्बिट से फिर थर्ड ऑर्बिट से, तो 2 इधर से निकले एक इधर से, तो ये आ गए, ठीक है। एंड देन लास्ट में Fe2 पॉजिटिव। तो Fe2 पॉजिटिव में क्या होगा, Fe का होता है आर्गन 4s2 3d6। अब 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो फोर्थ ऑर्बिट से निकलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या आ जाएगा, ये 4s0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम अनपेड इलेक्ट्रॉन देखें तो फर्स्ट वाले में n इज इक्वल टू 0 0 अनपेड, सेकंड वाले में n इज इक्वल टू 1 1 अनपेड, थर्ड वाले में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, एंड लास्ट वाले में 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन। ओके, सो मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में आएंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली डी में आ जाए। क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, the first use of quantum theory to explain the structure of atom was made by। तो फर्स्ट यूज ऑफ क्वांटम थ्योरी, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी की बात हो रही है। ओके, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी का यूज किसमें हुआ था, बोर्स मॉडल में हुआ था ना। ओके, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी was used in बोर्स मॉडल। कैसे कैसे यूज हुआ था यार, एनर्जी डिफरेंस जो है वो किसके इक्वल आता था, hc बाय लैम्डा के इक्वल था कि नहीं था। ओके, तो यहाँ पर hc बाय लैम्डा किसका था, फोटोन का एनर्जी था जो कि प्लांक ने बताया था, और वो किसके इक्वल होता था, एनर्जी डिफरेंस ऑफ ऑर्बिट के इक्वल होता था। क्वेश्चन नंबर 24, फॉर डी इलेक्ट्रॉन द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम मतलब L इंटू एल प्लस वन। सो डी के लिए L हो गया 2 2 इंटू 2 प्लस 1 h अपॉन 2 पाई,
तो क्या आएगा ये, दिस इज √6h/2π। देन क्वेश्चन नंबर 25, the energy of an electron in first Bohr orbit of hydrogen is -13.6. The possible energy values of the excited state for electron in Bohr's orbit. तो excited state में क्या है, ऑब्वियसली n की वैल्यू 2 होगी, 3 होगी, ऐसा, ठीक है। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पर, एनर्जी एक्चुअली हो जाएगी -13.6/n²। तो अगर n की वैल्यू 2 ले लेंगे तो एनर्जी क्या आएगा, ये -3.4 होगा। और n की वैल्यू 3 ले लेंगे तो E क्या आएगा, इट इज -1.51। तो यहाँ पर कौन सा मैच करेगा, ऑब्वियसली ए ऑप्शन जो है मैच कर जाएगा। So this was question number 25 and question number 26. The electrons identified by the quantum number n and l. तो हमें अलग अलग n और l का दिया हुआ है, तो उन्होंने बोला है कि लोएस्ट एनर्जी जो है किसका होगा, ठीक है। तो सॉरी, लोएस्ट से हाईएस्ट का एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा। तो यार एनर्जी किससे देखते हैं हम, n+l से देखते हैं ना। तो 1 के लिए n+l क्या होगा, 1 के लिए n+l क्या आ जाएगा, 4 + 1 मतलब 5। 2 के लिए n+l क्या आएगा, 4 + 0 दैट इज 4। 3 के लिए n+l क्या आएगा, 3 + 2 दैट इज 5। 4 के लिए n+l क्या आएगा, 3 + 1 दैट इज 4, ठीक है। तो ये n+l का वैल्यू आया। नाउ एनर्जी का ऑर्डर क्या रहेगा यार, जितना ज्यादा n+l उतना ज्यादा एनर्जी, तो जितना कम n+l उतना कम एनर्जी। तो देखो फोर्थ एंड सेकंड का दोनों का n+l सेम, तो जब n+l सेम होता है तो हम किसको देखते हैं, n को देखते हैं। जितना कम n उतना कम एनर्जी, तो ऑब्वियसली सबसे कम एनर्जी यहाँ पर हो गया फोर्थ वाले का, क्योंकि उसका n सबसे कम है। देन इससे ज्यादा होगा सेकंड वाले का, क्योंकि उसका n+l जो है 4 है। ओके, नाउ इसके बाद थर्ड एंड फर्स्ट में देखो, तो थर्ड एंड फर्स्ट में देखेंगे तो दोनों का n+l सेम है, लेकिन n किसका कम है, थर्ड वाले का। दैट्स व्हाई इसका एनर्जी कम होगा, एंड सबसे ज्यादा एनर्जी हो गया यहाँ पर फर्स्ट वाले का, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो कौन सा ऑर्डर हुआ है, कौन सा वाला करेक्ट है, थर्ड, तो कौन सा, ये तो कुछ दिख नहीं रहा है, कौन सा वाला हुआ है, ए हो गया ना, ए यही है ना, यस ए। ओके, तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। देन क्वेश्चन नंबर 27, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट हमें दिया है 1s2 2s2 2p6 देन 3s2 3p6 3d5 4s1। तो एक्चुअली ये तुम्हें लगेगा यार 4s का एक इलेक्ट्रॉन 3d में आ गया है तो एक्साइटेड वाला है, लेकिन एक्साइटेड वाला नहीं है। दिस इज ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम, ठीक है। ये क्रोमियम का क्या है, ग्राउंड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन है। ओके, तो कौन सा वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, बी ऑप्शन। 4s का एक इलेक्ट्रॉन वैसे 3d में आ गया तो एक्साइटेड स्टेट नहीं है। जनरली ऐसे एक इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले, अच्छा, तो हायर ऑर्बिट में जब जंप करके जाता है तो हम बोलते हैं एक्साइटेड हो गया, लेकिन हायर ऑर्बिट में भी नहीं आया, तो लोअर ऑर्बिट में गया। फोर्थ ऑर्बिट से यहाँ पर किस में आया इलेक्ट्रॉन, थर्ड ऑर्बिट में आया, ठीक है। तो फोर्थ ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफर हो जाता है। 4s2 3d4 होता है, लेकिन 4s1 3d5 हो गया। तो ये क्या होता है, क्योंकि d5 जो है ज्यादा स्टेबल है ना। तो क्रोमियम का ये ग्राउंड स्टेट का ही कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज नॉट एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। देन क्वेश्चन नंबर 28, द नंबर ऑफ नोडल प्लेन इन px ऑर्बिटल। तो हमने बताया ही था ना यार, px ऑर्बिटल में नोडल प्लेन क्या होता है, एक ही होता है ना। और वो कौन सा नोडल प्लेन है, तो इलेक्ट्रॉन हमारे पास ऐसे रहते थे,
तो नोडल प्लेन क्या आता था, YZ आता था ना। ठीक है, तो एक नोडल प्लेन आ जाता है जो कि YZ है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नहीं लक्ष्मी, रिपीटेड तो जनरली नहीं होंगे, एक दो क्वेश्चन हो सकता है रिपीटेड हो, बाकी कॉन्सेप्ट वही अप्लाई हो रहा है जगह जगह, है ना। कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा होगा, क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। देन क्वेश्चन नंबर 29, द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद गोल्फ बॉल, जिसका वेट ये है एंड इतनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो, तो मास को केजी में लेना है एंड वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में लेना है। तो पर सेकंड में क्या आएगा ये, 5 डिवाइड बाय 60 इंटू 60, ये हो गया मीटर पर सेकंड। ओके, तो लैम्बडा क्या होगा, सो लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन mv। h is 6.62 into 10 raised to power minus 34 डिवाइड बाय मास है 0.2 एंड ये आ गया 5 एंड ऊपर 60/60 चला गया, तो नीचे तो ये 1 हो गया, तो क्या आएगा ये, दिस इज 6.62 इंटू 36 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 32, ये हमारे पास क्या आ जाएगा आगे, 36 इंटू 6.62 क्या आ जाएगा, तो ये एक्चुअली आ रहा है 238.32 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 32, वी कैन राइट इट एज 2.38 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 30 मीटर। ओके, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ यहाँ पर, सी ऑप्शन। Okay, so this was question number 29. Then question number 30. The quantum number plus half and minus half for the electron spin represent. तो देखो मैंने पहले ही बताया कि ऐसा कुछ है नहीं कि यार प्लस हाफ वाला क्लॉकवाइज को करेगा और माइनस हाफ वाला एंटी क्लॉकवाइज, प्लस हाफ वाला क्लॉकवाइज को भी कर सकता है, एंटी क्लॉकवाइज को भी, सिमिलरली माइनस हाफ वाला भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज किसी को भी कर सकता है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, टू क्वांटम मैकेनिकल स्पिन स्टेट विच हैव नो क्लासिकल एनालॉग्स। ठीक है, आपस में उनका मतलब कुछ नहीं कि कौन सा क्लॉकवाइज है कौन सा एंटी क्लॉकवाइज है, बट ये जरूर है कि दोनों का अपोजिट स्पिन होगा। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 31, if the nitrogen atom has the electronic configuration 1s7, अब देखो अभी तक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 हो सकता है ना, s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, बट वो बोलता है कि अगर नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन 1s7 हुआ तो it would have a lower energy than that of normal ground state configuration। obviously 1s2 2s2 2p3 से कम होगा एनर्जी, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट में ही रहेगा, because the electron would be closer to nucleus, yes, yet 1s7 is not possible। तो क्यों नहीं होता यार 1s7, क्योंकि s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन s कितने होते हैं, कितने होते हैं, 2 होते हैं, और ये इसका रीजन क्या होता है, इसका रीजन क्या होता है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल होता है ना। ओके, सो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की वजह से ये आ रहा है। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, सी हो गया। ओके, 1s7 का एनर्जी जो है कम है, तो ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, लेकिन 1s7 तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और फिर बचे हुए 3 इलेक्ट्रॉन 2p में जाए। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 32,
Rutherford's experiment which established the nuclear model of atom used a beam of obviously अल्फा पार्टिकल का था, अल्फा पार्टिकल या हीलियम न्यूक्लियर, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? डी ऑप्शन. ओके, अल्फा पार्टिकल या हीलियम न्यूक्लियस लिए थे. Then question number 33, which hydrogen like atom have similar radius as that of Bohr orbit of hydrogen. ठीक है, तो बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन का क्या है? 0.529. ठीक है, नाउ बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन मतलब फर्स्ट ऑर्बिट की बात हो रही है, इज इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड. तो 0.529 कैंसिल आउट हो गया, मतलब एन स्क्वायर क्या आना चाहिए? जेड के इक्वल आना चाहिए. तो किसके लिए एन स्क्वायर इक्वल टू जेड आएगा? ऑब्वियसली बी ऑप्शन के लिए. ठीक है, बी ऑप्शन जो है उसका क्या हो जाएगा? एन स्क्वायर जो है जेड के इक्वल आ जाएगा. So this was question number 33. Then question number 34. The number of radial node in 3s and 2p are. तो 3s में क्या होगा? देखो नंबर ऑफ रेडियल नोड क्या होता था? n माइनस एल माइनस वन. ठीक है, तो 2p के लिए क्या आ जाएगा? 2 माइनस 1 माइनस 1 दैट इज 0. ऑब्वियसली फॉर 2p है. एंड 3s के लिए क्या होगा? तो पहले 3s का लिखना था वैसे, चलो. तो 3s के लिए क्या होगा? 3 माइनस 0 माइनस 1 दैट इज 2. ठीक है, दिस इज फॉर 3s. तो 2 एंड 0 करेक्ट होगा. 2 एंड 0, 2 3s का और 0 2p का, मतलब ए ऑप्शन करेक्ट. देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35. सो 35 में बोला द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन सेकंड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम. तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा सेकंड ऑर्बिट? तो देखो काइनेटिक एनर्जी होता है अपने पास हाफ एम वी स्क्वायर. ओके, एंड हाफ एम वी स्क्वायर होता है, इसको हम ऑब्वियसली याद है क्या लिख सकते थे? पी स्क्वायर अपॉन 2m लिखते थे ना, एम वी का होल स्क्वायर अपॉन 2m. ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? एम वी का होल स्क्वायर अपॉन 2m लिख सकते हैं. ठीक है, अब इसके अलावा एम वी आर जो है वो क्या होता है? एन एच बाई 2 पाई होता है क्या? तो यहाँ से एम वी क्या आ गया? एम वी यहाँ से आ गया एन एच अपॉन 2 पाई आर. तो हमें एक्चुअली क्या करना है? पूरे एक्सप्रेशन को पाई एम और ए जो है वो ए नॉट का रेडियस है ना, तो पाई एम और रेडियस और एच वगैरह के टर्म्स में लाना है. तो ये कब आ सकता है यार? ये ऑब्वियसली इसी एक्सप्रेशन से आ सकता था. इसी एक्सप्रेशन में एम वी को एच पाई और आर के टर्म्स में लिख सकते हैं. ठीक है, तो अब इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा? तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एम वी का होल स्क्वायर मतलब एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर. इसके अलावा क्या है? 2m. ठीक है, तो ये क्या हुआ? n क्या है? इसकी बात हो रही है सेकंड ऑर्बिट की, तो सेकंड ऑर्बिट के लिए 2 सब्स्टिट्यूट कर दिया इंटू एच स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर. अच्छा 4 और ये 2 अपने पास है ऑलरेडी, तो ये 8 हो गया. 8 पाई स्क्वायर इंटू एम. व्हाट अबाउट रेडियस? तो रेडियस फर्स्ट ऑर्बिट का ए नॉट है, सेकंड ऑर्बिट का रेडियस क्या हो जाएगा? 4 ए नॉट हो जाएगा ना. क्यों? बिकॉज रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, है ना. तो फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस अगर ए नॉट है, ए नॉट इज बोर रेडियस. बोर रेडियस मतलब फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस. ओके, तो ए नॉट फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस है, तो सेकंड ऑर्बिट का रेडियस क्या हो गया? 4 ए नॉट हो गया ना. ओके, सो उसका स्क्वायर भी करेंगे तो क्या आया? ये हमारे पास देखो क्या आएगा? एच स्क्वायर आएगा ऊपर, नीचे क्या आ जाएगा? नीचे 32 आ जाएगा. 32 पाई स्क्वायर एम ए नॉट स्क्वायर. ओके, मीन्स ये ऑप्शन करेक्ट हो गया. नाउ क्वेश्चन नंबर 36.
So 36 में the correct set of 4 quantum number for the valence electron of rubidium. तो ये तो अभी थोड़ी देर पहले ही किया था, रिपीट हुआ है ना, ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो ये सेम एज क्या हो गया, सेम एज 6 है ना, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 37, तो 37 में पी को उन्होंने बोला प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, पी क्या है, प्रोबेबिलिटी, तो पी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1s इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ए स्फेरिकल सेल ऑफ इनफाइनेटेसिमल थिकनेस dr एट ए डिस्टेंस r। तो हमारे पास क्या होता था, 1s का क्या होता था डायग्राम यार, प्रोबेबिलिटी कैसा होता था 1s का, एक भी नोड नहीं आता था ना, तो 1s के लिए 0 रेडियल नोड था, और जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते थे प्रोबेबिलिटी बढ़ता था, और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर मैक्सिमम, एंड देन इसका डिक्रीज होता था और इन्फिनिटी पे 0, यही होता था ना, याद आया, प्रोबेबिलिटी ऐसे चेंज होता था ना 1s के लिए। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, बी होगा। अच्छा, ये डिस्टेंस क्या होती थी, ये डिस्टेंस याद है क्या होती थी, दिस वाज 0.529 एंगस्ट्रॉम। ओके, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास हो गए सिंगल चॉइस वाले, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 जो उसकी सिंगल चॉइस वाला था। क्वेश्चन नंबर 35, देखो क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है, हमें जो निकालना था ना, वो इन टर्म्स ऑफ क्या निकालना है, एच पाई एम, है ना, काइनेटिक एनर्जी किसके टर्म्स में निकालना है, एच आना चाहिए उसमें, उसमें पाई भी आना चाहिए, उसमें एम भी आना चाहिए, है ना, ये सब आना चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, इट इज हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ एम वी स्क्वायर है, तो उसमें अब इसको इन टर्म्स ऑफ रेडियस वगैरह कैसे लाया जा सकता है, रेडियस पाई वगैरह के टर्म्स में कैसे लाया जा सकता है। ओके, तो हमें पता है कि हमारे पास एक एक्सप्रेशन होता था, एम वी आर जो है उसमें मास और वेलोसिटी आता था ना, तो मास और वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ एच और आर वगैरह आ सकता है। ओके, तो हाफ एम वी स्क्वायर को हम पहले क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर बाई 2m या एम वी का होल स्क्वायर अपॉन 2m, इसके ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई किया इस वाले पार्ट। ओके, तो एम वी का होल स्क्वायर अपॉन 2m आ गया। नाउ यहाँ से एम वी क्या हुआ, यहाँ से एम वी हो गया एन एच अपॉन 2 पाई आर। ओके, तो एन एच अपॉन 2 पाई आर, तो इसका स्क्वायर जब हम करेंगे यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके, तो क्या आएगा, तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, एंड 2m तो अपने पास ये वाला है, ठीक है। नाउ एन क्या है, एन की वैल्यू 2 है, तो 2 का स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर डिवाइड बाई ये अंदर वाला 2 जो है मल्टीप्लाई हुआ बाहर, तो 8 आ गया, इसके अलावा पाई स्क्वायर एम, एंड आर क्या है, आर अपने पास है, देखो फर्स्ट ऑर्बिट का आर ए नॉट, तो सेकंड ऑर्बिट का आर 4 हो जाएगा, 4 ए नॉट, बिकॉज रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, है ना। फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस अगर ए नॉट है, सेकंड ऑर्बिट का 4 ए नॉट होगा, थर्ड ऑर्बिट का 9 ए नॉट होगा। ओके, तो उस रेडियस को सब्स्टिट्यूट कर दिया, एंड देन मल्टीप्लाई, मतलब देन इसका क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। ओके, तो हमारे पास आंसर आ गया। क्लियर है क्या, फ्रेंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 15 भाई अभी निकल गया है, वो रफ कर दिया होगा, अभी नहीं है हमारे पास, तुम एक बार फिर से रिकॉर्डिंग देख लेना उसकी। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 चलते हैं, मोर देन वन वाले पर।
ठीक है, तो अभी ऑब्जेक्टिव का सेकंड वाला पार्ट, जो कि मोर देन वन वाला है। तो आइसोटोन की बात हो रही है, क्वेश्चन नंबर 1 में आइसोटोन की बात हो रही है। तो आइसोटोन में क्या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है सेम हो, आइसोटोन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है यहाँ पर 76 माइनस 32 इज इक्वल टू कितना है, 44 आया। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में 44 है, सेकंड वाले में देखो क्या होंगे, 77 GE, 32 में कितने होंगे, इसमें होंगे 77 माइनस 32 दैट इज 45, 77 AS 33 में कितने होंगे, 77 माइनस 33 दैट इज 44। इसके अलावा 77 34 SE में कितने होंगे, 77 माइनस 34 दैट इज 43। एंड एक है अपने पास 38 30 सॉरी 78 34 वाला, 78, तो इसमें कितने होंगे, 78 माइनस 34 दैट इज 44। ठीक है, तो अपने पास कौन कौन सा मैच कर रहा है यार, हमारे पास बी एंड डी जो है वो मैच कर रहा है। ठीक है, तो इसमें बी एंड डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, अच्छा ये जो है ये मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, हमने मोल कॉन्सेप्ट ऐसे चालू कर ही दिया, याद हो तो मोल कॉन्सेप्ट में एवरेज एटॉमिक मास बताया था, याद आया, एवरेज एटॉमिक मास बताया था ना। तो काफी एलिमेंट्स का एटॉमिक मास जो है इंटीजर ना होकर फ्रैक्शन होता है, याद है, उसका रीजन हमने क्या बताया था, हम एवरेज एटॉमिक मास लेते हैं ऐसे केस में, और एवरेज एटॉमिक मास किसके लिए लिया जाता है, आइसोटोप के लिए। ओके, अगर हम हमारे पास आइसोटोप नहीं होंगे तो एटॉमिक मास इंटीजर ही आएगा, क्योंकि वो मास नंबर है। ओके, मास नंबर के इक्वली आता है हमारे पास एटॉमिक मास, लेकिन जब हमारे पास आइसोटोप होंगे तो वो हमारे पास एवरेज निकालना पड़ता है, और ऑब्वियसली वो फ्रैक्शन में आता है। तो सेकंड में कौन सा करेक्ट है, तो मैनी एलिमेंट्स हैव नॉन इंटीग्रल एटॉमिक मास बिकॉज ऑफ दे हैव आइसोटोप, ऑब्वियसली देयर आइसोटोप्स हैव नॉन इंटीग्रल मासेस, देयर आइसोटोप हैव डिफरेंट मासेस, ऑब्वियसली यहाँ पर ए एंड सी करेक्ट होगा। इसके अलावा डी क्या है, द कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूट्रॉन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन कंबाइन टू गिव फ्रैक्शनल मासेस, तो कौन सा करेक्ट होगा बताओ, देयर आइसोटोप्स हैव नॉन इंटीग्रल मासेस। तो ये एक्चुअली सेकंड वाला तो मुझे रॉन्ग ही लग रहा है, नॉन इंटीग्रल मासेस मतलब क्या, एक्चुअली सेकंड वाला क्या बोल रहा है, मुझे थोड़ा उसमें कंफ्यूजन है। एवरेज मिला के तो नॉन इंटीग्रल आएगा, ऑब्वियसली आइसोटोप के डिफरेंट डिफरेंट मास हैं। सेकंड वाला ऑप्शन क्या बोलना चाह रहा है, क्या वो एवरेज की बात कर रहा है, आई थिंक एवरेज की बात कर रहा है, देयर आइसोटोप्स हैव नॉन इंटीग्रल मासेस, मतलब सब आइसोटोप मिला के, सब आइसोटोप मिला के नॉन इंटीग्रल मास आ रहा है, आई थिंक ये बोलना चाह रहा है सेकंड वाला ऑप्शन। ओके, आइसो मतलब वो बेसिकली आइसोटोप्स की वजह से मास जो एटॉमिक मास और नॉन इंटीग्रल है, ये बोलना चाह रहा है ये। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन ए बी सी करेक्ट होगा। ओके, ड्यू टू आइसोटोप, डी ऑप्शन में ऐसा कुछ है नहीं, आइसोटोप के बारे में कुछ बोल नहीं रहा है डी ऑप्शन। नहीं यार, वो शायद वो नहीं है, क्योंकि हर इंडिविजुअल आइसोटोप की जब हम बात करेंगे तो उसका तो मतलब मास नंबर अपने पास इंटीजर ही है ना, इंडिविजुअल आइसोटोप की बात करेंगे तो मास नंबर इंटीजर है, वो तो ओवरऑल आइसोटोप्स की बात कर रहा हो, सभी आइसोटोप का मिला के हमारे पास नॉन इंटीग्रल आ रहा है वो वैल्यू।
सालिक बी जो मैं बता रहा हूँ, बी मतलब वो क्या बोल रहा है मेरे ख्याल से, बी के थ्रू ये बता रहा है कि अपने पास सारे जो आइसोटोप हैं उनका मास मिला के नॉन इंटीग्रल आता है। मतलब बी वाले के थ्रू भी वो आइसोटोप की इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है। बी का थोड़ा लैंग्वेज में थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है मुझे कि एग्जैक्टली क्या बोलना चाह रहा है, बट मेरे ख्याल से वो शायद ये बोल रहा है कि आइसोटोप का मास मिला के नॉन इंटीग्रल है। अगर वो इंडिविजुअल की बात करेगा देन वो रॉन्ग है। अगर वो इंडिविजुअल आइसोटोप की बात करेगा तो रॉन्ग है, लेकिन उन्होंने देयर आइसोटोप्स बोला है, तो बी का थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि वो एग्जैक्टली क्या बोलना चाह रहा है। अगर वो इंडिविजुअल आइसोटोप की बात करेगा तो देन ऑब्वियसली वो रॉन्ग हो गया, क्योंकि इंडिविजुअल आइसोटोप का तुम्हारे पास क्या है, इंटीग्रल वैल्यू ही है। ठीक है, लेकिन जब साथ में सभी आइसोटोप का हम एवरेज निकालेंगे तो नॉन इंटीग्रल आएगा। तो यहाँ पर बी में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बी माइट बी रॉन्ग और करेक्ट। ठीक है, बी में थोड़ा कंफ्यूजन है, तो बी में थोड़ा मतलब देखना पड़ेगा, ये रॉन्ग भी हो सकता है करेक्ट भी हो सकता है। आंसर की में क्या दिया है, एसी दिया। हाँ, तो फिर वो बी बी को मतलब अलग अलग लेके चलेंगे, तो थोड़ा वो लैंग्वेज में जैसे मैंने बताया प्रॉब्लम है, तो वही था। ठीक है, यहाँ पर मतलब एसी है, इसका मतलब क्या है, बी की लैंग्वेज में थोड़ा प्रॉब्लम। ओके, वो इंडिविजुअल की ही बात कर रहा है कि इंडिविजुअल आइसोटोप जो है उनका इंटीग्रल वैल्यू है मास का, तो ऐसा नहीं है, इंडिविजुअल आइसोटोप का तो इंटीग्रल वैल्यू नहीं है। अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो देन इंटीग्रल वैल्यू आएगा। ओके, now question number 3, when alpha particle are sent through a thin metal foil, so thin metal foil, most of them go straight through the foil because, तो मैक्सिमम जो है सीधे निकल गए, तो इसका रीजन क्या है, तो ऑब्वियसली मैक्सिमम पार्ट अपने पास एटम जो है वो क्या रहता है, मैक्सिमम पार्ट ऑफ एटम जो है वो क्या रहता है, खाली रहता है। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, सी हो जाएगा ना, अल्फा पार्टिकल आर मच हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे पास एक्चुअली पहले भी हमने किया है ना, गेट इक्विप में भी ये क्वेश्चन आया, याद है, हमने बोला था कि अल्फा पार्टिकल हैवी हैं, बट उससे सीधे निकलने का कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि सीधे जो है वो क्यों निकल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम पार्ट ऑफ एटम क्या है, एम्प्टी। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या होगा, सी होगा। Then question number 4, the sum of number of neutron and proton in the isotopes of hydrogen. In the isotopes of hydrogen, तो एक्चुअली फिर से इस क्वेश्चन में थोड़ा लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, यहाँ पर किस आइसोटोप की बात कर रहा है, नहीं उसका डी से रिलेशन नहीं है यार। सालिक थ्री में डी का कोई मीनिंग नहीं है, मतलब डी मैक्सिमम अपने पास इलेक्ट्रॉन सॉरी अल्फा पार्टिकल सीधे क्यों निकल रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम पार्ट ऑफ एटम खाली है, दैट्स वाई सीधे निकल गए ना।
कौन से आइसोटोप की बात कर रहा है, वो थोड़ा इसमें प्रॉब्लम है ना यार। सम ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो चलो देखते हैं, अगर हम बात करेंगे फर्स्ट की, तो 1h1 में क्या है, 1h1 में ऑब्वियसली 1 आएगा, 1h2 में 2 आ जाएगा, एंड 1h3 में 3 आ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा फिर? बी एंड डी हो जाएगा ना, ए हो जाएगा। वही फिर से लैंग्वेज प्रॉब्लम आया, क्या बोलना चाह रहा है एक्चुअली वो? सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऐड करने की यार, इंडिविजुअल करना है मेरे ख्याल से, मतलब जैसा क्वेश्चन दिया उसके अकॉर्डिंग तो आई थिंक बी एंड डी करेक्ट होना चाहिए। जैसा क्वेश्चन दिया है उसके अकॉर्डिंग बी एंड डी करेक्ट आना चाहिए। थोड़ा लैंग्वेज का प्रॉब्लम है यहाँ पर, बट जैसा क्वेश्चन है उसके हिसाब से बी एंड डी करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, इसमें प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का सम 2, इसमें प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का सम 3। देन क्वेश्चन नंबर 5, ऑप्शन अच्छा आंसर की में क्या दिया है, आंसर की में क्या दिया 4 में? बी एंड डी दिया है या कुछ और दिया है? बी एंड डी दिया है, ओके। देन द एटॉमिक मास कंटेन्स, तो एटॉमिक मास में क्या होता है यार? ऑब्वियसली प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को ही कंसीडर करते हैं ना। एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास नंबर, जैसे हमने बताया था। ओके, एटॉमिक मास की वैल्यू किसकी आती है? मास नंबर के इक्वल आती है। एंड मास नंबर क्या होता है? इट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? द एटॉमिक न्यूक्लियस कंटेन्स प्रोटॉन न्यूट्रॉन, यस। तो ए एंड बी करेक्ट होगा। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज दिस, द पॉसिबल एनर्जी वैल्यू ऑफ एक्साइटेड स्टेट। तो ये हमने पहले ही भी कराया है, वही वाला क्वेश्चन आ गया ना फिर से। तो एनर्जी क्या होगा? -13.6/n²। तो एन की वैल्यू अगर हम 1 पुट करेंगे तो एनर्जी क्या हुआ? ऑब्वियसली एक्साइटेड स्टेट की बात हो रही है, तो एन की वैल्यू 1 पुट नहीं करेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे। तो एन की वैल्यू अगर हम 2 सब्स्टिट्यूट करें तो ई आता है हमारे पास -3.4। अगर हम एन की वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट करें तो ई आता है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा आया? ए ऑप्शन करेक्ट आ गया। ठीक है, तो ये रिपीट हो गया फिर से। क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम इज दिस। यस, ये वाला करेक्ट है ना? यही होता है। द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मे हैव ए नेगेटिव वैल्यू। यस, करेक्ट है ना? एम की वैल्यू कहां से कहां तक जाती है? -L से +L तक जाती है। तो यस, बी वाला भी करेक्ट है। इन सिल्वर एटम 23 electrons have same spin of one type, 24 of opposite type। तो आई थिंक ये भी करेक्ट होगा, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर क्या है? 47 है। तो 47 एटॉमिक नंबर है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो क्या है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 4p6, देन 5s। अच्छा, सिल्वर जो है किसके नीचे आता है पीरियोडिक टेबल में?
सिल्वर जो है ये Cu के नीचे आता है। ओके, तो जैसे Cu का एक्सेप्शन है वैसे ही सिल्वर का भी होगा, मतलब ऐसा होना चाहिए था एक्चुअली, ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा ना हो के फाइव एस का एक इलेक्ट्रॉन किस में चला जाता है, 4d में चला जाता है। ठीक है, तो 5s1 4d10। अब देखो हमारे पास ये जो है ना, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन है तो दोनों का स्पिन अपोजिट होगा, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन है दोनों का अपोजिट होगा, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन, तीन का एक ऐसे होगा। ठीक है, तो इस टाइप से जब देखेंगे तो ये देखो इनको मिला के कितने इलेक्ट्रॉन हुए, तो ऐसा करते हैं 4d को पहले लिख देते हैं, तो 4d10 एंड 5s1। ठीक है, तो इनको मिला के ये जो इलेक्ट्रॉन्स हुए हैं ये अपने पास हुए 46। तो 46 में 23 का एक स्पिन, 23 का दूसरा स्पिन, इसके अलावा एक इलेक्ट्रॉन ये भी है। ओके, तो इसको मिला के जब देखेंगे तो 24 का एक स्पिन आएगा और 23 का दूसरा स्पिन आएगा। तो दैट्स व्हाई CB क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो थोड़ा अभी तुमने पढ़ा नहीं है, ऑक्सीडेशन स्टेट बाद में आएगा, बट डी वाला ऑप्शन जो है रॉन्ग है। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट एक्चुअली यहाँ पर -3 नहीं होता है, -1/3 होता है, तो वो भी तुम्हें नहीं पता है, ऑक्सीडेशन स्टेट बाद में तुम पढ़ोगे, तो बट डी वाला रॉन्ग है, तो यहाँ पर ABC जो है वो क्या है, करेक्ट। ठीक है, तो इसमें ABC आएगा, डी यहाँ पर रॉन्ग होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में तुम बाद में पढ़ोगे। नाइट्रोजन का यहाँ पर -3 की बजाय -1/3। देन क्वेश्चन नंबर 8, द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देयर इज नो 3D सबसेल। 1 मिनट रुको, ओ सॉरी 3D नहीं बनाया हमने, सॉरी सॉरी, तो 4s2 3D बनाना भूल गए थे, 3D10 एंड देन क्या था, 4p। अभी ठीक है ना? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय। तो कितने ऑर्बिटल दिए इन्होंने हमें, एक्चुअली ये सारे ऑर्बिटल दे दिए, तो क्या होगा, 1s2 2s2 2p3। ठीक है, तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2p में 3 इलेक्ट्रॉन, तो कौन सा करेक्ट हुआ, बी करेक्ट, बी नहीं है, ए करेक्ट हो गया ना। ए करेक्ट हो गया। ओके, देन इसके बाद कॉम्प्रिहेंशन, सॉरी कॉम्प्रिहेंशन नहीं, रीजन। अच्छा, डी भी करेक्ट है क्या? यस यस, डी इज ऑल्सो करेक्ट, करेक्ट है, डी भी करेक्ट हो सकता है। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये हमारे पास सेम स्पिन के होंगे, बट ऐसा भी आ सकता है। ठीक है, ये बाद में जो 2p में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ये 2p में तीनों इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के होंगे, चाहे वो इस टाइप से उनको एरो से दिखाएं या फिर इस टाइप से दिखाएं। ओके, तो ए एंड डी दोनों करेक्ट। देन आता है असर्शन रीजन वाला। तो असर्शन रीजन वाले में देखो क्या है, अच्छा एक्चुअली ये जो है ये अभी तुम नहीं कर सकते इसको। द फर्स्ट आयनिजेशन एनर्जी ऑफ बी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ बोरॉन, यस दैट इज करेक्ट एक्चुअली। तो बट जैसा मैंने बताया इसको अभी तुम नहीं कर पाओगे। 2p ऑर्बिटल इज लोअर इन एनर्जी देन 2s ऑर्बिटल, तो 2p का एनर्जी 2s से कम नहीं होता, ज्यादा होता है ना।
एनर्जी जब देखते हैं n+l के हिसाब से, तो 2s का एनर्जी कम आता है, 2p का ज्यादा आता है। तो सेकंड वाला पार्ट ऑब्वियसली अभी हम कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन फर्स्ट वाला पार्ट जो है वो नहीं कर सकते। तो एक्चुअली मुझे पता है, आगे पीरियोडिक में पढ़ोगे, तो बी जो है, आयनेशन एनर्जी ऑफ बी जो है, ये बोरॉन से ज्यादा होता है, ठीक है। इसका रीजन कुछ अलग है। तो यहाँ पर क्या हो गया करेक्ट, स्टेटमेंट 1 जो ट्रू है और स्टेटमेंट 2 जो है फॉल्स है, मतलब सी करेक्ट हो गया ना। ओके, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो स्टेटमेंट 1 ट्रू क्यों है ये भी तुम नहीं बता सकते, ये पीरियोडिक से तुम्हें पता चलेगा। ओके, नाउ चलते हैं कॉम्प्रिहेंशन वाले पर। कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इसमें उन्होंने क्या बोला है कि हमारे पास एक हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज है जो कि Li2 पॉजिटिव है, इज इन ए स्फेरिकल सिमेट्रिक स्टेट S1। तो स्फेरिकल सिमेट्रिक स्टेट S1 है, तो स्फेरिकल सिमेट्रिक स्टेट क्या है भाई, ये कौन सा होता है, S होता है ना, ठीक है। तो ये होगा S। ओके, और 1 रेडियल नोड है, तो अच्छा S है तो इसका L का वैल्यू क्या होगा, 0। तो 1 रेडियल नोड है तो n माइनस L माइनस 1 जो है क्या होना चाहिए, 1। ओके, तो n इज, n तो निकालना, L की वैल्यू 0 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, तो n क्या आ गया, n आ गया 2। मतलब अपने पास ये क्या हो गया, 2s। ओके, तो स्टेट 1 क्या हो गई, स्टेट 1 है वो क्या हो गई, 2s हो गई। तो फर्स्ट वाले में क्या हो रहा है, अपॉन एब्जॉर्बिंग लाइट द, अच्छा यूनिइलेक्ट्रॉनिक है ना, तो यूनिइलेक्ट्रॉनिक है तो अपने पास याद है एनर्जी जस्ट n पे डिपेंड करता है, l पे डिपेंड नहीं करता। मतलब सेकंड ऑर्बिट में 2s एंड 2p का एनर्जी सेम होगा, थर्ड ऑर्बिट में 3s 3p 3d का सेम होगा, फोर्थ ऑर्बिट में 4s 4p 4d 4f का सेम होगा। ओके, तो हम यूनिइलेक्ट्रॉनिक के लिए फॉर्मूला लगा सकते हैं -13.6 Z²/m²। तो क्या बोल रहा है कि अपॉन एब्जॉर्बिंग लाइट द आयन अंडरगो ट्रांजिशन टू द S2, ठीक है। तो जब इसको हमने एनर्जी दिया, 2s वाले को हमने जब एनर्जी दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी एब्जॉर्ब करके S2 में चला गया, और S2 में जब गया तो उन्होंने बोला कि वहां पर एक रेडियल नोड है, वहां पर क्या है, एक रेडियल नोड है, और उसकी जो एनर्जी है वो इक्वल टू है ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन। तो अब देखो ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब क्या है, S2 की अगर हम बात करेंगे तो S2 में ग्राउंड स्टेट का एनर्जी है -13.6, ठीक है। इसके इक्वल एनर्जी होना चाहिए, तो इट शुड बी इक्वल टू -13.6 इंटू Z²/n²। व्हाट इज Z, Z क्या है यार, लिथियम 2 पॉजिटिव की बात हो रही है ना, ठीक है। तो 13.6 कैंसिल आउट हो गया, तो n² आया अपने पास, Z²। हम बोल सकते हैं n की वैल्यू आ गई Z के इक्वल, और Z क्या है यार, Z तो अपने पास 3 है ना, तो यहाँ पर n क्या आ गया, 3 आ गया। ओके, n की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। क्लियर है, नाउ n जो है वो 3 हो गया है। इसके अलावा अभी भी उन्होंने हमें क्या दिया है, अभी भी उन्होंने हमें रेडियल नोड के बारे में बताया। उन्होंने बोला कि S2 में भी एक रेडियल नोड है, S2 में भी क्या है, एक रेडियल नोड है। तो एक रेडियल नोड है तो n माइनस L माइनस 1 जो है वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसके अलावा n की वैल्यू अभी क्या आ गई है, 3 आ गई है, तो 3 माइनस L माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से L की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है क्या, तो L की वैल्यू 1 आ रही है, इसका मतलब क्या है, n तो है 3 और L है 1, तो क्या हुआ ये, दिस इज नथिंग बट 3p। ओके, तो S2 जो है अपने पास क्या हो गया, 3p हो गया, S2 जो है वो क्या हो गया है, 3p हो गया। ओके, तो S2 3p हो गया। तो अच्छा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑब्वियसली बता सकते हैं फिर इसका, है ना। तो रूट ऑफ L इंटू L+1 क्या होगा इसका, रूट ऑफ L इंटू L+1 h/2 क्या हो जाएगा, सॉरी सॉरी, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर बोला है, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर क्या है, मतलब L है ना। तो थर्ड वाले में क्या आ गया, L की वैल्यू आ गई 1, थर्ड में B आ गई, ठीक है। इसके अलावा सेकंड का भी तुम्हें पता चल जाएगा, सेकंड कैसे निकालोगे। तो सेकंड के बारे में क्या बोल रहा है कि एनर्जी ऑफ स्टेट 1
इन यूनिट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट एनर्जी। तो स्टेट 1 क्या है? स्टेट 1 भाई हमारे पास है 2s वाला, तो 2s की एनर्जी क्या होगी? तो एनर्जी ऑफ S1 क्या होगी भाई? इट इज -13.6 इंटू जेड स्क्वायर, जेड की वैल्यू 3 है तो 3 स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। एन की वैल्यू क्या है? एन की वैल्यू अपने पास 2 है, S1 का एन क्या है? 2 है ना, तो इट इज -13.6 इंटू 9/4। तो हमें जो एनर्जी चाहिए वो चाहिए इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट की एनर्जी। ओके, तो इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन के ग्राउंड स्टेट की एनर्जी हमें लेना है, मतलब -13.6 से डिवाइड करना है। तो इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन या इन टर्म्स ऑफ 13.6 क्या होगा? तो 13 से डिवाइड कर दो तो आंसर आएगा 9/4। ओके, क्या आ जाएगा? 9/4 या 2.25। क्लियर है? तो ये हमारे पास हो गया कॉम्प्रिहेंशन टाइप वाला। तो ठीक है, वैसे टाइम भी ऑलमोस्ट हो गया है, तो फिर हम यहीं पे एंड करेंगे। ठीक है, बाकी फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी हमारे पास मैच द कॉलम बचा है, देन फिल इन द ब्लैंक बचा है, देन ट्रू फॉल्स बचा है, देन इंटीजर बचा है। ठीक है, ये सब नेक्स्ट लेक्चर में हो जाएगा। ओके, सो यहीं पे एंड करते हैं। ओके, नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे टेस्ट है तो अच्छी बात है, हम बुकलेट डिस्कस कर ही लिए ऑलमोस्ट काफी। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।